स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके पे चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या प्रॉब्लम्स ऑन एज लीनियर इक्वेशन के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज। और भी इसके जिस तरह के वर्ड प्रॉब्लम बनेंगे एक एक टॉपिक को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उसमें सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो एज पे भी कई प्रकार के क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बनाएंगे, ये चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि एक बार जब सर बताएं उससे पहले एक बार अपनी कोशिश करना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। अगर आपसे सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाएगा तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप आज सीख लेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने चुना ब्लू वन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर एगो, 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद नहीं, 5 साल पहले की। 5 ईयर एगो A was thrice as old as B, and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present age of A and B? तो यहाँ कुछ A और B की कहानी चल रही है और बताया जा रहा है कि जो A है वो 5 साल पहले B का जो है वो 3 गुना था। देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्राइस। और अच्छा, ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास 10 में आने के बावजूद भी, हालांकि ऐसा दिक्कत होना नहीं चाहिए, पर उनको कन्फ्यूजन रहता है, सर थ्राइस मीन्स क्या होता है, सर ट्वाइस मीन्स क्या होता है, सर 1/3 मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब क्या होता है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत से जूझ रहे हैं भाई, तो आप बहुत ही विकट समस्या में हैं। इस तरह से समस्या को दूर मतलब ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि अगर यही नहीं आएगा आपको तो सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जब भी ट्वाइस थ्राइस की बात होगी तो समझ लीजिए कि दुगना और तिगुना हो रहा है, और जब भी 1/3 1/4 की बात होगी तो मतलब उसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 4 से डिवाइड किया जा रहा है, 1/5 मतलब 5 से। तो एक का 5वां हिस्सा, एक का चौथा हिस्सा। तो इस तरह से आप अनुमान लगाएंगे। जब भी 1/3 1/4 1/5 की बात होगी तो आपको डिवाइड करना है, और जब भी ट्वाइस थ्राइस की बात होगी तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ट्वाइस मतलब क्या हो गया, दोगुना किसी चीज़ का। तो मतलब दोगुना कैसे होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई 10 आम है, उसको दोगुना कर दिया गया तो दोगुना मतलब 20 कर दिया गया। तो 20 करने के लिए क्या करना पड़ा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। आई थिंक, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 5 ईयर एगो, 5 साल। तो हम लोग कुछ उसके प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। भाई प्रेजेंट एज को निकालना है तो उसको कंसीडर कर लेते हैं कुछ। तो मान लेते हैं, लेट द present age of A B X and B B Y। ठीक है, मतलब एक एज को हम लोग प्रेजेंट एज क्या मान लिए, X मान लिए, और B का प्रेजेंट एज क्या मान लिए, Y मान लिए। तो मतलब अभी उसका A का एज जो है वो X है और Y का क्या है, B का क्या है, Y है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो भाई आज जो मेरा उम्र है, आपका उम्र है, तो 5 साल पहले की अगर बात करेंगे तो आपकी उम्र में से 5 साल घटेगा, मेरे उम्र से भी, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी उम्र में से 5 साल घटेगा। ये तो बात समझ में आ रही है ना, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले सभी लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ राम उस टाइम जाएंगे या फिर ए और बी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। तो वैसे ये दोनों भी जाएंगे। तो 5 साल पहले, तो इनका उम्र 5 साल पहले कितना रहा होगा, अभी तो x है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x - 5। मतलब जो भी अभी का उम्र है उसमें से 5 साल घटा दूंगा। अभी मैं 25 का हूँ तो 5 साल पहले मैं कितने साल का रहूँगा, 20 साल का रहूँगा। ठीक है, तो ये बात थी। तो हम लोग लिख लेते हैं, द एज ऑफ ए 5, ए एंड बी लिख ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना पड़ जाएगा। ए एंड बी 5 ईयर एगो, 5 साल पहले ए और बी का क्या उम्र रहा होगा, तो ए का रहा होगा, नहीं सही रहेगा, फाइव ईयर एगो
वॉज, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। और वैसे ही एज ऑफ बी 5 ईयर एगो वॉज, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 5 रहा होगा। अभी क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, तो 5 साल पहले जो था ए बी का 3 गुना था। क्या था, ए बी का 3 गुना था। मतलब 5 साल पहले ये जो इसकी एज है, किसकी, ए की, एक्स माइनस 5, ये जो y की एज है 5 साल पहले, इसका ये 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें, अगर हम लोग इन दोनों बात को एक इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अभी देखिए ये इसका 3 गुना है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन लगा है बीच में, मतलब ये और ये दोनों बात क्या लिखी होनी चाहिए, बराबर लिखी होनी चाहिए। पर यहाँ पे साफ साफ ये बताया जा रहा है कि ये जो ए का एज है 5 साल पहले, वो बी का क्या है, 3 गुना है। मतलब ये जो है 3 गुना है इस टाइम। तो अगर ये 3 गुना है तो अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वेशन दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये और पहले से ही 3 गुना था और ये 3 गुना हो गया, तो फिर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से अगर अभी इसको रहने देते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, और फिर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए प्लस 5 उधर जाएगा और माइनस 15 इधर है तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद, मतलब आज के 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो ए क्या होगा, अभी से दुगुना होगा। ठीक है, तो 10 साल बाद क्या होगा, द एज ऑफ ए 5 ईयर लेटर 10 ईयर लेटर विल बी एक्स प्लस 10। तो बी का भी यही हो जाएगा, एज ऑफ बी 10 ईयर लेटर विल बी क्या होगा, y प्लस 10। अभी इसकी कंडीशन क्या बताया जा रहा है कि 10 ईयर लेटर a शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b। मतलब क्या होगा, जितना अभी है b से वो क्या होगा, 10 साल बाद भी दोगुना रहेगा। तो 10 साल बाद की बात हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है, लिख दें y प्लस 10। और कहाँ इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद भी तो ये क्या है, दोगुना है। तो दोगुना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोगुना होगा, और दोनों इक्वेशन दोनों तरफ LHS RHS बराबर होगा। तो ऐसे करेंगे। अभी हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अगेन वही काम करेंगे, 2y और इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 10। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गए हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लिख लो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ये गया, ये प्लस 3y और प्लस 3y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। इज इक्वल टू ये प्लस 10 हो गया, ऊपर प्लस 10 है तो ये क्या हो जाएगा 20। मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, 20। अब इसी में x की, y की जगह पे y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी हम लोग को। तो देखिए x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 10। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया 50 आ गया। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, देखिए 50 आ गया। कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, कहीं भी देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 50 आ गया और y का वैल्यू क्या है 20। अब चेक करते हैं ये कंडीशन जो बोला है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है कि 5 ईयर एगो ए
वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है। तो 5 साल घटा लेते हैं दोनों में से, देखते हैं कि ए 3 गुना होता है कि नहीं होता है। तो अगर इसमें से 5 घटाएंगे और इसमें से 5 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 और ये क्या हो जाएगा 15। तो देखिए 15 तियाँ 45, तो ये 3 गुना है, बिल्कुल है। और अगर हम लोग 10 जोड़ लेते हैं तो देखते हैं दुगुना होता है कि नहीं। तो अगर देख रहे हैं कि अगर 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का दुगुना 60 होता है। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा आंसर जो आया हुआ है वो सही है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और 1 मिनट से भी कम समय लगेगा वेरीफाई करने में, तो वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं पर समस्या आ रहा है तो फिर एक बार रीचेक कर लेंगे क्वेश्चन को कि हाँ हमने सही किया कि नहीं। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस ठीक है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने ऊपर। हम लोग सॉल्व करते हैं, खुश रहते हैं कि हाँ हमारा आंसर आ गया, ये आ गया, सही आ गया। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि गलती, वी आर द डॉल ऑफ मिस्टेक्स हम लोग कहे जाते हैं। तो कहीं कहीं गलती हो ही जाती है, हम लोगों से, टीचर्स लोगों से हो जाती है। तो आप लोग तो फिर भी स्टूडेंट हैं, तो एक बार रीचेक करने के लिए, एक बार वेरीफाई करने के लिए ऐसे आप लोग क्वेश्चन से ही उसे वेरीफाई कर सकते हैं और पता लग जाएगा कि आप सही किए हुए हैं, ठीक है। आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप सीख चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब थोड़ा हम लोग स्पीड को अपने तेज रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इतना धीरे समझते चलेंगे तो फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा, फिर इसके 2 पार्ट और बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। अ मैन एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 sons. आफ्टर 5 years his age will be the twice the sum of the age of his 2 sons. फाइंड द एज ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी और उनके 2 बच्चों की, उसके 2 बच्चों की बात हो रही है। तो हम लोग उनके प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। फाइंड द एज ऑफ द, आदमी की उम्र का पता करना है ना, कि उस आदमी का उम्र कितना है। तो उसकी उम्र को मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ मैन be x and the age of his 2 sons be y। तो उसका एज हम लोग x मान लिया, उसके बेटे की उम्र हम लोग क्या मान लिया y। अब देखिए क्या रहा, क्या अ मैन एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। तो पहले स्टेटमेंट में ही बताया गया है कि जो आदमी का उम्र है वो उनके दोनों बच्चों की उम्र से क्या है 3 गुना है। तो अगर हमें इसको इक्वेशन के रूप में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 3y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये उसका उम्र हो गया और ये इस समय अपने बच्चों का क्या 3 गुना है। और बच्चों का उम्र हम लोग ने क्या माना, y माना। तो y माना, तो y में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक इक्वेशन बन गया हम लोग का। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आफ्टर 5 year हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। तो 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात हो रही है। तो आफ्टर 5 year द एज ऑफ मैन विल बी, आफ्टर 5 year द एज ऑफ मैन विल बी x plus 5 and the age of his 2 sons will be +5 + 5। अब देखिए यहाँ पे +5 और +5 क्यों किया मैं, क्योंकि +5 एक बच्चे का बढ़ेगा तो दूसरे बच्चे का भी तो बढ़ेगा। तो +5 एक बच्चे का, +5 एक बच्चे का, तो दोनों बच्चे का मिला के क्या बढ़ गया उसके पास, y + 10 बढ़ गया। अब कह रहा है कि 5 साल बाद वो अपने दोनों बच्चों के सम का 2 गुना रहेगा। तो 5 साल बाद उसका उम्र कितना है, x + 5 है, और उनके बच्चों का उम्र कितना है, y + 10 है। अब ये अभी भी 2 गुना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वेशन बराबर होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x + 5 = 2y + 20। ये इधर आएगा तो x - 2y, ये +5 उधर जाएगा तो -5 होगा। 20 - 5 क्या हो जाएगा, 15। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग पुट कर लें इसमें और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं,
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 3y रख देंगे। तो ये x क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15 है, और x जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो y का एज क्या हो गया 15 हो गया। तो अभी यहाँ से x का एज क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे x का एज। तो x का एज हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30 और 15 क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया 45 आ गया, और y का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। तो यहाँ से एक बार रीचेक कर लेते हैं, एक बार अपने वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, है मैन इज थ्राइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन्स। तो देखिए अभी जो प्रेजेंट एज है वो आदमी का कितना है 45 है, उनके बच्चों का कितना है 15 है। तो देखिए अभी 3 गुना दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या है, आफ्टर 5 ईयर हिज सन विल बी द ट्वाइस, है ना। 5 साल बाद कह रहा है कि 5 साल बाद भी वो अपने बच्चों की एज के सम का 2 गुना ही रहेगा। तो 5 साल बाद की बात अगर हम लोग कर लें तो 5 साल बाद इसके बच्चों का एज क्या हो जाएगा, देखिए 5 साल बाद इसके बच्चों का एज 25 साल हो जाएगा, क्योंकि 5 साल ही नहीं जोड़ेंगे, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का 5-5 साल बढ़ेगा तो 10 साल बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 5 साल इसमें बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 25 का 2 गुना 50। तो ये वेरीफाई हो गया कि हम लोग का क्वेश्चन ये सही है। तो एज पे रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस पे जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में होंगे, आर.एस. अग्रवाल में होंगे, आर.डी. शर्मा में होंगे, उसको अच्छे तरीके से आप क्या कर लेंगे प्रैक्टिस कर ले। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छा नंबर पा सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अदर टॉपिक पे क्वेश्चन को, जो अभी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो इसलिए लिखना मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं इसको क्वेश्चन को एक पिक्टोरियल वे में लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखा जाता है, और आपको भी कैसे लिखना है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्सली बाई द ट्रेन एंड पार्सली बाई द कार। तो एक आदमी है वो 370 किलोमीटर चलता है। तो एक आदमी का ऐसे बना दीजिए, डिस्टेंस कितना है ए बना दीजिए, यहाँ से ए जगह से चल के बी जगह तक जाता है, और उतने देरी में वो कितना किलोमीटर कवर करता है 370 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी फिगर बनाना है। अगर आप फिगर के थ्रू दर्शा देते हैं एग्जामिनर को कि आपको समझ में आ रहा है सवाल ही, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आगे और भी है। तो कुछ दूर वो ट्रेन से जाता है, कुछ दूर अपने कार से जाता है। इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, मान लो यहाँ से ट्रेन से गया, यहाँ से 250 किलोमीटर यहाँ तक कुछ ट्रेन से गया, किससे ट्रेन से, एंड द रेस्ट बाई द कार, और जो बाकी जो बचा है वो किससे जाता है कार से जाता है। तो बाकी कितना बचा 370 में से 250 को घटा लेंगे तो 0 2 1 120 किलोमीटर। तो यहाँ से 120 किलोमीटर वो किससे जाता है कार से, ठीक है। इट टेक्स हिम 4 आवर्स, और इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने घंटे लग जाते हैं 4 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं 4 घंटे। बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय द ट्रेन, अब इसी में दूसरा कंडीशन भी है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर बनाए रहते तो काम हो जाता, पर चलिए एक और कंडीशन बनाते हैं।
ये यहाँ से यहाँ तक 370 है। और ट्रेन का कुछ है, कितना दिया हुआ है, इफ़ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, मान लीजिए 130 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, तो 130 अगर इसमें से घटा लिया जाए तो 40 इधर बचेगा, 240 किलोमीटर कार से जाता है। कितना जाता है कार से? ही टेक्स 80 मिनट्स लॉन्गर, तो पहले कितना लिया था, 4 घंटा लगा था, और अब कितना लगेगा, 18 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 4 आवर 18 मिनट। ठीक है, तो इतना उसको क्या लग जाता है। ये कहानी है कि एक आदमी है जो 370 किलोमीटर जाता है, कभी कार से जाता है कभी ट्रेन से जाता है। ठीक है, तो पहले केस में क्या है कि 250 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है और 120 किलोमीटर किससे जाता है, कार से, तो उसको लगते हैं टोटल 4 घंटे। दूसरे केस में क्या हुआ कि वो पहले जाता है 130 किलोमीटर किससे, ट्रेन से, और उसके बाद फिर 240 किलोमीटर वो कार से चलता है, तो उसी रूट को कवर करने में उसे कितना लग जाते हैं, 4 घंटा 18 मिनट। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है और कार कितना है। क्या बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। तो मान लेंगे, सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं, मानते ही हैं, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर and ट्रेन बी y किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग ने क्या मान लिया कि जो कार का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो ट्रेन का स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो लेकिन अब इसको करेंगे कैसे सर, कहानी तो आपने सब समझा दी, हाँ ठीक है, ये सारी कहानी है, अब करेंगे कैसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टाइम को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्रेन के द्वारा चला गया दूरी, ठीक है, और मतलब ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया गया, उसके बाद कार के द्वारा कितना समय लिया गया, ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पता है हमें। ठीक, तो अगर हम लोग ऐसा कर दें तो कैसे टाइम पता लगेगा, देखिए, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/s। क्या हो जाएगा, d/s हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/s हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो t पूरा टाइम कितना है, देखिए, अब अगर ये हम लोग ट्रेन का निकालें तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इन फर्स्ट केस कितना होगा। अब देखिए, टाइम टेकन जितना दूरी चला और किस स्पीड से चला, तो हम लोग ट्रेन का स्पीड कितना माने, x माने हुए, x किलोमीटर माने हुए ना, x किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन का स्पीड है। तो हम लोग डिस्टेंस को अगर स्पीड से जब डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें टाइम मिल जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, 250 अपॉन x, ये हो गया। और फिर टाइम टेकन बाय कार इन सेकेंड केस, वो क्या हो जाएगा। अब देखिए, कार कितना किलोमीटर चला, 120 किलोमीटर, इसको भी इसके स्पीड से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो इसका स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर है। देखिए, कार का x किलोमीटर था और ट्रेन का y किलोमीटर, तो हमने हेर फेर कर दिया। यहाँ पे बाई कार, यहाँ पे y कर लेते हैं, यहाँ पे x कर लेते हैं। ठीक है, y किलोमीटर, तो यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा। तो 120 किलोमीटर y, क्योंकि हम लोग स्पीड ऑफ कार कितना माने हैं,
y माने हैं, ठीक है, y किलोमीटर। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी y किलोमीटर एंड ट्रेन भी, ठीक है, तो y से डिवाइड कर दिया, स्पीड से, कार के स्पीड से डिवाइड कर दिया। अब क्या है, अब इन दोनों को चलने में कितना टाइम लगा है, 4 घंटा लगा है। तो मतलब इसको चलने में, फर्स्ट केस को चलने में इतना टाइम लगा, ट्रेन को कार से चलने में इतना टाइम लगा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 घंटा के बराबर ही होगा। तो इन दोनों को जोड़ के देते हैं हम लोग और 4 घंटा के बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 250/x प्लस 120/y इज इक्वल टू 4 आवर। तो ये हमारा यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा केस करते हैं, यही बात लिखते हैं वहाँ पे भी कि टाइम टेकन बाय ट्रेन इन सेकेंड केस, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन इन सेकेंड केस, कितना टाइम लिया गया, 130। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, ये कार वाला आप लोग लिख लेंगे इस साइड में। तो ये हो जाएगा ट्रेन का x 130/x प्लस 240/y, जैसे ये सिमिलरली हुआ है वैसे ये भी हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको कितना लगा, 4 आवर 18 मिनट लगा। तो 18 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करें तो किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग चेंज करें तो 64, इसको अगर हम लोग कट करें तो ये हो जाएगा 6 3 80 6 10 जा, तो ये 10 4 43/10 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 43/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या सर ये हो गया कि अब नीचे x और y आ गया। तो अब याद करिए वो केस जो हमने सेकंड लेक्चर में बताया था कि 1/x को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, और 1/y को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, और ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल साधारण बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक की कहानी आपको समझ में आई, क्योंकि ये कहानी ज़रूरी है। ऐसा अगर आप कहानी समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं इसको। लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम लोग 2 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करके कट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 250 u प्लस 120 v इज इक्वल टू 4। अगर 2 कॉमन लेके कट कर दें तो ये हो जाएगा 125 u प्लस 60 v इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ से 2 कट गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हम लोग का। यहाँ से क्या हो जाएगा 130 u प्लस 240 v इज इक्वल टू 43/10। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग हटा देते हैं। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या है, 130 u प्लस 240 v इज इक्वल टू 43/10, और ये क्या है 125 u प्लस 60 v इज इक्वल टू 2। तो कुछ तो इक्वल करना पड़ेगा, और कुछ इक्वल करने के लिए 6 4 या 24 दिखाई दे रहा है। अगर इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी। फिर से वही काम करना पड़ा। चलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, यहाँ पे करते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 25 4 100 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। 500 u प्लस 6 4 24 240 भी 4 दूनी 8, ये इक्वेशन होगा। अब इसमें से पहले में से नहीं, दूसरे में से पहले घटाते हैं। तो ये होगा 500 u प्लस 240 v इज इक्वल टू 8, और इसको घटाएंगे 130 u प्लस 240 v इज इक्वल टू 43/10। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए
तो ये कट जाएगा। अब 500 में से 130 जाएगा तो 70 200 370 बचेगा। u प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये तो गायब ही हो गया, 8 माइनस 43/10। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये सॉल्व किया जाए तो 80 माइनस 43 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 37, क्या बचेगा 37/10। देख लीजिए ये 80 हो जाएगा और 80 माइनस 43 करेंगे तो 37 आएगा, क्योंकि 37 प्लस 43 करेंगे तो 80 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 37/3700, क्योंकि 10 है और यहाँ पे ये कट गया, तो u की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 1/100। u का वैल्यू क्या आया यहाँ से 1/100। अब u का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किसी में भी तो v का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए u की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये 500 है और u का वैल्यू क्या है 1/100 आया, प्लस 240 v बराबर 8। ये देखिए 5 बचा यहाँ पे और 5 उधर चला जाएगा, 240 v इज इक्वल टू प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, और -5 इसको क्या बना देगा 3 बना देगा, तो v इज इक्वल टू 3/240 और 3 8 जा 24, मतलब v का वैल्यू क्या आ गया 1/80 आ गया। v का वैल्यू क्या आ गया 1/80, u का वैल्यू क्या आ गया 1/100 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या माने थे 1/x इज इक्वल टू u माने थे, तो u का वैल्यू क्या आया 1/100 आया, इसके बराबर रख देते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/100, मतलब x बराबर क्या आ गया 100 और 1/y इज इक्वल टू v माने थे, तो v का वैल्यू क्या आया 1/80, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। तो x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू क्या आ गया 80 आ गया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन 5 नंबर में पूछा जाएगा और बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएंगे, बिल्कुल गलती करेंगे तो यही क्वेश्चन उठ के आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से केस 1 केस 2 का फिगर बनाएंगे, इसके बाद इसके स्टेटमेंट से अपना इक्वेशन बनाएंगे, इसके स्टेटमेंट से अपना इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे इक्वेशन किस तरीके का बिहेवियर है इस इक्वेशन का। अगर उसको फिर से कुछ लेट करना है तो फिर लेट करेंगे और यहाँ से अपना आंसर लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको ज़रूर आप अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करने के बाद बताएंगे कि सर हमसे सवाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके बाद फिर हम लोग अगर आपके पास डाउट होगा तो फिर हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस ज़रूर करेंगे डाउट क्लास में, क्योंकि आपको पता है कि डाउट क्लास मैं हमेशा रखता हूं, जो भी बच्चों का डाउट होता है उसका वीडियो ज़रूर आपके पास जाता है, तो ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कुछ और टॉपिक पे क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम पे। आइए बच्चों देखते हैं, ये बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज होगा, उसके बाद फिर ये भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे अदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक आदमी है जो डाउन स्ट्रीम, तो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम होता है जब आप धारा के साथ बह रहे हो, जैसे नदी में क्या होता है, जब आप तैरने गए होंगे कभी तो आप देखे होंगे कि जब धारा के तरफ आप जाते हैं तो बहुत आसानी से, या फिर नाव कोई देखते हैं जिधर, या फिर आप हवा को ले लीजिए, आप साइकिल तो चलाते ही होंगे, तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि जिधर हवा रहती है अगर आप उधर चलाते हैं तो आपकी साइकिल की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, पर अगर आप हवा के विपरीत चलाते हैं, मतलब अगर इधर से हवा आ रही है और इधर से आप साइकिल चला रहे हैं तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल को चलाने में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर होता है ना वो आपकी साइकिल के लिए एक रेसिस्टेंस का काम करता है, और जब उसकी डायरेक्शन में जाते हैं तो किस तरह का काम करता है, एक एक्सेलेरेटर की तरह काम करता है। तो वही काम पानी में भी होता है। जैसे आप अगर तैर रहे हैं तो आपकी तरफ से अगर धारा जा रही है तो आप क्या होगा, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर अगर आप धारा के विपरीत जा रहे हैं तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
ठीक है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे कि अभी यहाँ पे करना क्या, फाइंड द अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी में, क्या उसका स्पीड होगा, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट, और उस करेंट मतलब उस धारा की कितना स्पीड रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप धारा के हिसाब से मतलब धारा की तरफ बहेंगे, ठीक है, मतलब जिधर हवा चल रही है उधर ही आप साइकिल चला रहे हैं, तो जो हवा का स्पीड होगा और जो आपके साइकिल का स्पीड होगा दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपकी साइकिल दोनों के स्पीड से चलेगी। मतलब अगर एयर का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड है और आपका 5 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइकिल किस स्पीड से चलेगी तब 10 किलोमीटर पर आवर से। वही कहानी किसके लिए है, नाव के लिए भी। तो जब धारा का जो होगा और किसी आदमी का या फिर नाव का ही होगा तो वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, बी क्या होगा, मान ली उसको हम लोग क्या माने हैं, आदमी के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और करंट के स्पीड को क्या माने y, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और वही क्या हो जाएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम, कहाँ है, अप स्ट्रीम, बी। अब क्या होगा, अब जो उसका स्पीड है ना वो घट जाएगा, कैसे कितना घट जाएगा, जितना हवा उस पर फोर्स लगाएगा, मतलब जितना हवा का रहेगा वो उतना उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वो क्या कर लेगा, x माइनस वाई किलोमीटर। किसका स्पीड कम होगा, आदमी का, और आदमी का स्पीड कितना है, कभी कभी लोग क्या करते हैं y माइनस एक्स कर देते हैं। अब भाई आपके चलने से करंट का स्पीड थोड़ी रुक जाएगा, आपके तेज साइकिल चलाने से हवा थोड़ी ना पीछे जाने लगेगी, आप ही को पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग किस में घटाएंगे, y माइनस एक्स से घटाएंगे। तो ये किसका है, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, ये अप स्ट्रीम का स्पीड है। अब कुछ जानकारी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बता रहा है कि डाउन स्ट्रीम वो जब जाता है मतलब हवा के साथ जब जाता है तो उसका स्पीड कितना होता है, 20 मतलब 2 आवर्स में कितना जाता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी हमको पता है कितना, 20 किलोमीटर, और टाइम भी पता है कितना, 2 आवर। तो जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर इसका भी अप स्ट्रीम में भी निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम का। तो ये देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, तो ये इस किसके बराबर हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर के, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें 2 इक्वेशन मिल गया, एक क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और एक क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेंगे, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब x की वैल्यू हम लोग को मिल गया क्या, 6 किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम लोग। तो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये क्या कंडीशन हम लोगों ने लगाया, क्या किया। पहले तो हम लोग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को समझ लेंगे कि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। जब धारा के विपरीत जाएंगे तो आपका स्पीड धारा के स्पीड से कम हो जाएगा, मतलब धारा का स्पीड जो भी रहेगा आपके स्पीड में से घट जाएगा, और अगर जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो धारा का जो स्पीड रहेगा आपके स्पीड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हमें ऐसे इक्वेशन मिल जाएंगे। इसी तरीके एक और क्वेश्चन है आपके बुक में, अब बोट, अब यहाँ पे आदमी नहीं है, बोट है, ठीक है, बस बोट हो गया। अब बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है, मतलब 6 घंटे में वो 16 किलोमीटर कैसे जाता है, अप स्ट्रीम जाता है, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 6 घंटे में।
also. It covered 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम. और उसी टाइम में क्या जाता है, ये 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी जाता है. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम. तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कितना कितना किलोमीटर जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड मान लेंगे कुछ और फिर टाइम निकाल लेंगे, और टाइम निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा. तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और अभी जो भी आपके बुक में क्वेश्चन होंगे ट्राई करेंगे. इसके बाद जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है उसमें से. देखिए, इसके बाद टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क. तो टाइम एंड वर्क पे बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके बाद है प्रॉब्लम ऑन एरिया. तो एरिया एक क्वेश्चन इसका मैं करा देता हूँ, और इसके बाद बच जाएगा प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री. तो इससे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एरिया पे देख लेते हैं कि ऐसे एरिया का क्वेश्चन बनाएंगे. और एरिया तो सबसे ईजी है, क्योंकि कभी बोलेगा कि लेंथ बढ़ गया तो लेंथ को बढ़ा देंगे, कभी बोलेगा ब्रेथ बढ़ गया तो ब्रेथ को बढ़ा देंगे. ठीक है, एक बार आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ तक के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो एरिया जैसे छोटे टॉपिक में या फिर ज्योमेट्री जैसे छोटे टॉपिक में आप लोग फंसेंगे. तो मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका. इसके बाद आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आपको लगेगा कि ये वीडियोस जो हैं आपके लिए यूज़फुल हैं और मेरी हेल्प की ज़रूरत है आपको, तो आप लोग बताइएगा और कमेंट करिएगा कि सर हमें इन सब क्वेश्चन में डाउट्स है. तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास है, व्हाट्सअप ग्रुप में शायद आप लोग होंगे भी. जो लोग नहीं हैं वो लिख लें 9519002607. यहाँ पे आप हाय बोलेंगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और कोई भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी. और कोशिश इतना किया जाएगा कि उसका वीडियो बना के आपको समझाया जाए. ठीक है, बस इनिशियल फेज है तो आपके लिए इतना तो किया ही जा सकता है. और आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं. आपको अपना सपोर्ट कैसे दिखाना है, वीडियो को देखना है. अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट डाले जा रहे हैं आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए. और एक एक चैप्टर के अगर 4-4 पार्ट बन रहे हैं तो इट्स मीन्स जेन्युइन है, क्योंकि टाइम जहाँ लग रहा है वहाँ पे जेन्युइनिटी रहती ही है. तो आप कोशिश करेंगे कि देखें, समझें, पढ़ें, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी शेयर करें. फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.